शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है। सामुदायिक रेडियो होने के चलते जहां समाज और समुदाय से जुड़े हुए मुद्दे इस रेडियो पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आपके सामने आते रहते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के हित में भी कई जानकारियां इस रेडियो के ज़रिए हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो ऐसी ही एक जानकारी के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विनीता पंत, और इनकी जानकारी का विषय है मनोविज्ञान विषय के विद्यार्थियों के लिए विकास का मानवतावादी सिद्धांत। सभी को मेरा नमस्कार। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी और मैं विनीता पंत मनोविज्ञान विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आपके समक्ष आज लेकर प्रस्तुत हूँ एमए तृतीय सेमेस्टर की पुस्तक डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के खंड 1 की इकाई 2 के विषय विकास के सिद्धांतों में से एक मानवतावादी सिद्धांत। विकास के जो अन्य सिद्धांत हैं जैसे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत या कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक सिद्धांत, इनसे हटकर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति के विकास की व्याख्या एक अन्य दृष्टिकोण से की है जिसे हम मानवतावादी दृष्टिकोण या फिर ह्यूमनिस्टिक व्यू पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। और इस संदर्भ में मुख्यतः हम अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स के जो सिद्धांत हैं उनको पढ़ते हैं। तो आज हम इन्हीं पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैस्लो ने अपना सिद्धांत 1954 में तथा रॉजर्स ने 1961 में अपने सिद्धांतों को दिया था और कुछ सीमाएं होने के बावजूद भी इनके जो सिद्धांत है काफी उल्लेखनीय माने जाते हैं। विकास का जो मानवतावादी सिद्धांत है उसका केंद्रीय तथ्य यह है कि बालक अनेक मनोवैज्ञानिक क्षमताओं से परिपूर्ण होता है, वो शक्तियों का एक केंद्र होता है और हर व्यक्ति एक विकास के क्रम में जब गुजरता है तो उसके साथ वो अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्सेप्ट या स्वयं को पहचानने की क्षमता, जिसको कि हम परसेप्शन ऑफ ओन आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, उसको धीरे धीरे विकसित कर लेता है और इन्हीं के आधार पर वो अपनी क्षमताओं और सीमाओं का ज्ञान करने लगता है और धीरे धीरे व्यक्ति जो होता है उसका एक विशिष्ट व्यक्तित्व जो है वो बनकर उभरने लगता है और उसकी एक अपनी पहचान बन जाती है। और इसमें जो सर्वप्रथम हम सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं वो है अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत। मैस्लो ने विकास के क्रम को बताने के लिए अपनी एक थ्योरी दी थी या सिद्धांत दिया था जिससे कि हम आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत या नीड हायरार्की थ्योरी के नाम से जानते हैं। और मैस्लो ने माना कि व्यक्ति जो होता है उसके विकास में मोटिवेशन या उसकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनका काफी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसके लिए उन्होंने जो व्यक्ति की जो नीड होती हैं उनको 5 वर्गों में विभाजित किया था, जिसको उन्होंने एक पिरामिड के रूप में शो किया था। अगर एक पिरामिड को आप बनाते हैं तो उसको हम 5 भागों में अगर विभाजित कर दें तो पिरामिड का जो सबसे निचला भाग होगा उसमें उन्होंने दैहिक आवश्यकताएं यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स को रखा। उसके नेक्स्ट सोपान में उसके आगे उन्होंने सुरक्षा या फिर सेफ्टी नीड्स को रखा। उसके अगले सोपान में उन्होंने संबंधन यानी कि बिलोंगिंगनेस नीड्स को रखा। उसके अगले सोपान में उन्होंने प्रतिष्ठा या एस्टीम नीड्स को रखा एवं सबसे उच्च स्तर पर सबसे पिरामिड के सबसे ऊपर उन्होंने आत्म सिद्धि या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो नीड होती है उसको रखा था। और इनको अगर हम समझने का प्रयास करें तो सबसे सर्वप्रथम जो दैहिक आवश्यकताएं होती हैं फिजियोलॉजिकल नीड, इसके अंतर्गत अब्राहम मैस्लो ने जो हमारी बेसिक नीड्स होती है यानी कि रोटी कपड़ा मकान जिसे हम कहते हैं उन आवश्यकताओं को उन्होंने रखा और माना कि व्यक्ति जो होता है अपनी इन नीड्स की जो फुलफिलमेंट करने के लिए इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो अपने काम धंधे में लगता है। वो कृषि का काम कर सकता है, व्यापार का काम, उद्योग धनोपार्जन करके वो पैसे कमा के अपनी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करता है क्योंकि उसके शरीर की बेसिक आवश्यकताएं होती हैं। तो इसके बाद जो अगला सोपान उन्होंने रखा उसमें उन्होंने सेफ्टी नीड या सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को रखा और मैस्लो का मानना था कि जब व्यक्ति की शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो जाती है तो व्यक्ति अपनी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करता है। इसके अंतर्गत वो अपने लिए घर, अपने लिए वस्त्र आदि की व्यवस्था करता है
और ताकि वो एक सुरक्षित वातावरण में रह सके और एक सुरक्षित जीवन शैली जी सके। और आर्थिक सुरक्षा भी इसके अंदर हम रखते हैं कि आर्थिक सुरक्षा यानी कि पैसा एकत्रित करना, और दुख के समय जब उसे पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो उसके लिए वो सेफ प्लेस अपने लिए बनाकर रखें। उसके अगला जो सोपान आता है वो है बिलोंगिंगनेस नीड, यानी कि संबंधन की आवश्यकता है। तो मैस्लो का मानना था कि जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, उसके साथ उसकी सुरक्षा की आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, तो व्यक्ति के अंदर बिलोंगिंगनेस या प्रेम संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं वो आती हैं। और व्यक्ति इसके अंतर्गत लोगों के साथ मधुर संबंध बनाता है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, ताकि वो समाज में एक खुशनुमा जीवन जी सके, लोगों के साथ मिलजुल कर रह सके। तो एक सदस्यता का जो वातावरण है वो बना रहे, ग्रुप में वो रह सके। तो ये होती है प्रेम की आवश्यकता या बिलोंगिंगनेस नीड्स, जिसको उन्होंने तीसरे स्तर पर रखा था। उसके बाद जो चतुर्थ सोपान में उन्होंने रखा था उसको हम बोलते हैं प्रतिष्ठा या फिर एस्टीम नीड्स। और एस्टीम नीड्स के अंतर्गत व्यक्ति जो है सम्मान की आवश्यकता को महसूस करता है। जब वो बाकी बेसिक नीड को पूरा कर चुका होता है तो व्यक्ति के अंदर सम्मान और आदर का जो एक आवश्यकता होती है वो अनुभव होती है। वो चाहता है कि उसको हर किसी से आदर मिले, सम्मान मिले, और अगर उसको ये नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है उसकी जो व्यक्तित्व होता है उसमें परेशानियां या दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। और जो पांचवी यानी कि जो उनकी सबसे ऊपर स्तर पर उन्होंने जो अपनी आवश्यकता रखी थी उसको उन्होंने बोला आत्मसिद्धि, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के लिए मैस्लो ये कहते हैं कि जब व्यक्ति की चारों निचले स्तर की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तभी व्यक्ति सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्मसिद्धि तक पहुंच सकता है। और जीवन के विकास के क्रम में बढ़ते हुए बहुत कम लोग होते हैं जो आत्मसिद्धि की आवश्यकता को पूरा कर पाते या वहां के स्तर तक वो पहुंच पाते हैं। इसके संबंध में वास्तव में जो व्यक्ति का जो जीवन है उसका जो चरम बिंदु है, उसकी जो चरम आवश्यकता है उसको इसमें रखा गया है। तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर व्यक्ति इस आवश्यकता के स्तर को छू पाए, इस आवश्यकता के स्तर को वो पूरा कर पाए। तो मैस्लो ने इन 5 आवश्यकताओं के आधार पर अपनी जो थ्योरी थी उसको दी थी, और उन्होंने बोला कि व्यक्ति इनको पूरा करने के लिए, इन तक पहुंचने के लिए अभिप्रेरित होता है, मोटिवेशन का सहारा वो लेता है। इसलिए उन्होंने अभिप्रेरणा को भी काफी महत्वपूर्ण कारक माना था। इसके अलावा जो शुरू की 3 आवश्यकता है उसको उन्होंने लोअर ऑर्डर नीड्स कहा था, और जो अंतिम जो 2 उनकी नीड्स थी उसको उन्होंने हायर ऑर्डर नीड्स के अंदर रखा था। जो दैहिक और सुरक्षात्मक और संबंधन की आवश्यकताएं हैं वो निम्न स्तरीय आवश्यकताएं हैं इस आधार से, और इसके साथ में जो प्रतिष्ठा और आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं हैं वो हमारी उच्च स्तरीय आवश्यकताएं मानी जा सकती हैं। लेकिन व्यवहारिक जीवन में कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति आत्मसिद्धि के स्तर तक पहुंच ही नहीं पाता है, वह बाकी चीजों में ही उलझा रहता है, बाकी चीजों में अपना जीवन वो लगा देता है। आत्मसिद्धि को उन्होंने सर्वोच्च आवश्यकता माना, और परंतु इस आवश्यकता की जो पूर्ति है वो हमेशा संभव नहीं होती। ऐसा कहते हुए वो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो वो अपनी आत्मसिद्धि की आवश्यकता तक पहुंचेगा ही नहीं। वो अपनी इन्हीं चीजों की भागदौड़ में लगा रहेगा कि उसको खाना चाहिए, उसको अपना पेट भरना है, उसको सेफ्टी चाहिए तो उसको मकान चाहिए, उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, इसके लिए उसको बिलोंगिंगनेस चाहिए, आदर सम्मान चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों में व्यक्ति जो है उलझा रह जाता है। तो इस प्रकार से मैस्लो ने अपनी जो थ्योरी है उसको समझाया था। हालांकि इसकी लिमिट्स में हम देख सकते हैं कि जो उनकी जो आवश्यकता है इसको एम्पिरिकली हम प्रूफ नहीं कर सकते। मैस्लो ने इसको एम्पिरिकली प्रूफ नहीं किया, और कहाँ पे कितनी आवश्यकताएं किसी व्यक्ति की हो सकती हैं, कब वो पूरी मानी जाएंगी, इन सब स्थितियों को यहाँ पे एक अच्छे से समझा नहीं जा सकता है। इसलिए कुछ इसके दोष भी हैं, परंतु फिर भी मैस्लो ने जो ये सुरक्षा का पदानुक्रम रखा है यह काफी प्रचलित है, और सही में हम इसके आधार पर ही विकास के क्रम में बढ़ते आते हैं। जो मानवतावादी दृष्टिकोण का दूसरा सिद्धांत हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कार्ल रॉजर्स का सिद्धांत है। कार्ल रॉजर्स का सामृतिक सिद्धांत, यानी इसको फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरी भी कहा जाता है। यह जो सिद्धांत है यह उनके द्वारा प्रतिपादित क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, यानी कि व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा जो उन्होंने दी थी उसकी अनुभूतियों पर आधारित है। रॉजर्स ने व्यक्ति यानी जो प्राणी है उसको ऑर्गेनिज्म तथा सेल्फ या आत्मन 2 चीजों पर काफी जोर दिया था, ऑर्गेनिज्म और सेल्फ। उसके अनुसार जो प्राणी है
वह जीव है जो कि शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही कार्य करता है। उसमें एक प्रासंगिक क्षेत्र जिसको फिनोमिनल फील्ड कहा जाता है तथा सेल्फ यानी जिसे आत्मन कहा जाता है, दोनों ही सम्मिलित होते हैं। कार्ल रॉजर्स ने मानवतावादी सिद्धांत की व्याख्या करते हुए बताया था कि बालक जो होता है या कोई भी व्यक्ति जो होता है वो पूर्णतः क्रियाशील होता है, यानी फुली फंक्शनिंग व्यक्ति बनने की क्षमता उसके अंदर रहती है और वो कोशिश करता है कि वो एक फुली फंक्शनिंग जो व्यक्ति है वो बनकर उभरे और अन्य व्यक्तियों की सहायता से वो अपने भीतर एक सुदृढ़ व्यक्तित्व को विकसित करने का प्रयास करता है और कर भी सकता है ऐसा वो। कार्ल रॉजर्स जो थे वो एक काउंसलर थे, एक थेरेपिस्ट थे और अपनी जो उन्होंने चिकित्सा दी थी उसको वो लगातार अपने वर्क में लाते रहते थे, यानी कि अपने पेशेंट्स के साथ वो इसका प्रयोग करते रहते थे। तो उसके आधार पर उन्होंने इन चीजों को सामने रखा था। तो कार्ल रॉजर्स कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो सेल्फ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उन्होंने माना। सेल्फ जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट है। व्यक्ति धीरे धीरे समय के साथ, अनुभव के साथ अपने जो प्रासंगिक क्षेत्र का निर्माण करता है। प्रासंगिक क्षेत्र के विषय में रॉजर्स कहते हैं कि जो व्यक्ति होता है उसकी कुछ अनुभूतियां होती हैं, जैसे कुछ अनुभूतियां चेतन स्तर पे होती हैं, कुछ अचेतन स्तर पर होती हैं और इन सभी अचेतन व चेतन अनुभूतियों को मिलाकर उसका प्रासंगिक क्षेत्र बनता है। और आत्मन जो होता है वो प्रत्येक व्यक्ति का जो प्रासंगिक क्षेत्र होता है उसमें से कुछ डिफ्रेंशिएट करके जो चीज अलग हो जाती है उसको उससे उसका आत्मन बनता है। तो प्रासंगिक क्षेत्र जब धीरे धीरे व्यक्ति जो है बड़ा होता है, विकास के क्रम में आगे बढ़ता है, तो उसके प्रासंगिक क्षेत्र में से कुछ भाग विशिष्ट हो जाता है और अलग हो जाता है। उसको उन्होंने सेल्फ या आत्मन की संज्ञा दी है। तो कार्ल रॉजर का मानना है कि जो आत्मन है उसका विकास इन्फेंसी पीरियड यानी कि शैशवावस्था में ही होने लगता है। जब व्यक्ति जो बच्चा होता है, बालक होता है, वो मैं, मुझको, मेरा कहकर चीजों को जब बताता है और वो उनको विशिष्ट करने लगता है अपने लिए, तो वहीं से उसके अंदर आत्मन का विकास होने लगता है और ये काफी जरूरी भी माना गया है व्यक्ति के विकास के लिए। आत्मन के अंतर्गत उन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट और आइडियल सेल्फ दो चीजों को बताया है। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है कि व्यक्ति उन सभी पहलुओं जिनसे वो अवगत होता है अपने विषय में कि मैं कैसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये सब चीजें जो जिनसे वो अवगत होता है उनको उन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर रखा है। हालांकि माना जाता है कि कई बार जो व्यक्ति का प्रत्यक्षण है वो इस चीज को लेकर गलत भी हो सकता है कि वो कैसा है या उसका जो कॉन्सेप्ट है वो गलत भी बन सकता है अपने लिए, परंतु सामान्यतः इसमें परिवर्तन भी नहीं देखा जाता है। जो कॉन्सेप्ट व्यक्ति अपने बारे में बना लेता है उसी को वो लेकर चलता रहता है। पर कई बार अगर गलत सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है और इसको चेंज करने का प्रयास किया जाता है तो काफी कोशिशों के बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है उसमें परिवर्तन भी देखे जाते हैं। और अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट में और व्यक्ति के जो परसीव्ड सेल्फ में अगर कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है, यानी कि अगर उसमें कुछ चीजें है जो है वो डिफर कर रही हैं, तो व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करता है, व्यक्ति उसको अस्वीकार करने का पूरा प्रयास करता है। उसके अलावा आत्मन के अंतर्गत रॉजर्स ने दूसरी जो चीजें रखी वो है आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ वो होता है जो व्यक्ति अपने लिए एक आदर्श जो व्यक्तित्व है उसको बनाकर रखता है। हर व्यक्ति जो होता है अपने अंदर एक आदर्श व्यक्ति का इमेज बनाकर रखता है कि हम मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, और ये आइडियल सेल्फ के अंदर सारी जो होती है पॉजिटिव चीजें रखी जाती है, यानी कि जितने भी हमारे सकारात्मक गुण होते हैं, सकारात्मक पहलू होते हैं, उसको हम आइडियल सेल्फ के अंदर देखकर चलते हैं। परंतु कई बार हमारा जो आइडियल सेल्फ होता है वो इतना धनात्मक होता है, इतना उच्च स्तर का होता है कि हम उस स्तर पर पहुंच नहीं पा रहे होते हैं। तो हमारा जो परसीव्ड सेल्फ होता है, यानी कि जिस प्रकार से हम स्वयं को देख रहे हैं, हमारा आइडियल सेल्फ वो है जो हम बनना चाहते हैं, जिस स्तर पे हम पहुंचना चाहते हैं, जो जिसमें पूरी धनात्मक क्षमताएं हैं। और परसीव्ड सेल्फ वो होता है जिसको हम जिस स्तर पर अभी हम हैं और अपने को स्वयं को हम देख रहे हैं। तो जब इस आइडियल सेल्फ में और परसीव्ड सेल्फ में काफी अंतर होने लगता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में दोष आने लगते हैं, उसमें परेशानियां आने लगती हैं। और इसी को ट्रीट करने के लिए कार्ल रॉजर्स ने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी को भी फोकस किया था, ताकि व्यक्ति के अंदर का जो सेल्फ और सेल्फ कॉन्सेप्ट का जो गुण है उसको वो उसमें वो सही परिवर्तन ला सके और उसके आइडियल सेल्फ की जो स्थिति है उसको समझा सके। तो इस प्रकार से कार्ल रॉजर्स ने अपने सिद्धांत में सेल्फ को इम्पोर्टेंट माना और सेल्फ के गुण को समझाया। और मैस्लो ने
नीड हायरार्की थ्योरी में अपनी आवश्यकताओं को समझाया है। तो मानवतावादी सिद्धांत में हमने इन दोनों थ्योरी की बातों को आज समझा। अगली कक्षा में हम मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।